बच्चों, इसमें मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एक क्वेश्चन दिया था। जैसे हम लोगों ने कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ा था, तो कलर ब्लाइंडनेस होती क्या है, जहाँ पे रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को हम लोग डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, इनको अलग अलग पहचान ना पाए। ठीक है, तो इसको हम लोग कह देते हैं ये कलर ब्लाइंडनेस है, या इसको कह देते हैं वर्णांधता। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने कुछ जो है आपको कौन कौन से केसेस संभव हैं, उस केसेस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे आपको। अब आपको नेक्स्ट जो मैंने इसमें बताया था वो हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है, किसी भी व्यक्ति में जरा सा भी कट लग जाए तो लगातार रक्तस्राव होता रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रक्त का थक्का नहीं बन पाता थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी के कारण। ठीक है, यानी ब्लड का थक्का बनाने के लिए जो है वहाँ पर जिम्मेदार जो प्रोटीन्स है, बच्चों उन प्रोटीन्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और ये जो है अनुवांशिक एक लक्षण है, यानी जीन के द्वारा ये लक्षण क्या होगा, नियंत्रित होगा। चलिए, तो इसमें मैंने जो है आपको कुछ केसेस दिए थे और ये भी बताया था कि जो क्वीन विक्टोरिया हैं, क्वीन विक्टोरिया क्योंकि इस लक्षण की वाहक है, इसलिए उनको इस मतलब डिजीज़ को जो है यहाँ पर रॉयल डिजीज़ भी कहा गया। बच्चों, इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और भी याद रखना है कि मान लीजिए कि मैं ये कहती हूँ कि जैसे हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दो हैं, दोनों क्या है, अप्रभावी जीन लक्षण है, एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। फाइन, मैंने कहा था कलर ब्लाइंडनेस का जीन जो अप्रभावी है, जब तक फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम पर नहीं होगा तब तक फीमेल कभी भी कलर ब्लाइंड नहीं होती। और इसी तरह से आपको याद रखना है कि अगर मेल पे एक एक्स पर भी, एक एक्स गुणसूत्र पर भी अगर इसका जीन है तो भी वो क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा। क्लियर? लेकिन हीमोफीलिया का कंडीशन थोड़ा सा अलग है। हीमोफीलिया भी ठीक है, अप्रभावी जीन लक्षण है, दोनों ही जो है एक्स संलग्न अप्रभावी लक्षण है, दोनों ही क्रिस क्रॉस वंशागतियाँ प्रदर्शित करते हैं, लेकिन बावजूद इसके कि एक एक्स गुणसूत्र पर अगर हीमोफीलिया का जीन है तब तो मेल यानी जो नर मानव होंगे वो कलर ब्लाइंड तो होंगे ही होंगे। लेकिन इसके अलावा अगर कलर ब्लाइंड हीमोफीलिया की बात करें वो हीमोफिलिक होंगे। बट बच्चों, अगर फीमेल्स की दोनों एक्स पर हीमोफीलिया के जीन होंगे तो ये जीन हमेशा समयुग्मनजी अवस्था में या फिर होमोजाइगस स्टेट में क्या होगा, ये लीथल हो जाता है, ये घातक हो जाता है और उस व्यक्ति की मृत्यु के लिए उत्तरदायी होगा। तो फीमेल्स की हम लोग बात कर रहे हैं कि फीमेल्स में क्या होता है, माताओं में क्या होता है, दोनों एक्स पर अगर गुणसूत्र पर इसके जीन है तो ये उनके लिए घातक हो जाएगा और भ्रूणीय अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाएगी। और यही रीज़न होता है कि कभी भी प्रकृति में हीमोफिलिक फीमेल्स नहीं पाई जाती हैं। वो वाहक हो सकती हैं, वो कैरियर हो सकती हैं, लेकिन कभी भी हीमोफिलिक नहीं होंगी। मैंने 3 कंडीशन इसमें आपको दी थी कि मान लो लाइक कोई मेल है या फादर है, वो हीमोफिलिक हो, फीमेल नॉर्मल हो, तो आगे संततियों में जाने की क्या चांसेस हैं, दिस इज़ अ नंबर 1। दूसरा मैंने आपसे पूछा था कि मान लो कि फादर हीमोफिलिक है और मदर जो है वो कैरियर या वाहक है, उस कंडीशन में स्थिति क्या बनती है। एंड द थर्ड कंडीशन इज़ दैट कि वहाँ पर जो फीमेल है, मदर है, वो तो वाहक हो या कैरियर हो और फादर नॉर्मल है, तब स्थिति क्या बन सकती है, आगे संततियों में, आगे प्रोजेनीज में इस लक्षण के जाने की चांसेस क्या है। चलिए, मैंने आपको लास्ट टाइम होमवर्क देके ये छोड़ा था, अब आपको इसको जो है सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए, इसको चेक करिए कि आपने सॉल्व कैसा किया है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस या वंशागति का गुणसूत्रीय आधार। वंशागति का गुणसूत्रीय आधार। गुणसूत्रीय आधार यानी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है। चलिए, इसमें देखते हैं कौन कौन सी 3 कंडीशंस हैं और उन कंडीशंस में आगे की संततियों में जाने की इसकी चांसेस क्या होंगी। तो इसमें पहले देखते हैं हम लोग नंबर 1। मैंने कहा था जैसे मान लीजिए एक तरफ मदर है और फादर, इन दोनों को अगर आपको देखना है और दोनों में जीन कहाँ प्रेजेंट है कहाँ नहीं है, इसके बेसिस पे आपको बताना था कि क्या कंडीशन आगे पॉसिबल है। लाइक द फर्स्ट वन, मैंने पहला इसमें कहा था कि मान लो जो मदर है वो नॉर्मल है, ठीक है, और जो फादर है मान लो वो यहाँ पर हीमोफिलिक है। एक कंडीशन तो ये बनती है वाई पे आप जीन कभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि जीन बच्चों इसका इस लक्षण का जो जीन होता है ना वो एक्स गुणसूत्र पर ही होता है, इसे आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। चलिए, तो इसमें देखते हैं। देखिए, यहाँ से अगर आप इसका क्रॉस बनाएंगे बच्चों तो एक एक्स और एक एक्स एच ये वाला हो जाएगा, है ना, ये एक्स और ये एक्स एच, फिर इस वाले एक्स को इससे क्रॉस कराना है, एक्स वाई हो गया।
देन सेकेंड एक्स को आप ले लो, एक्स और एक्स एच आ गया, और थर्ड वाला फोर्थ वाला अगर आप ये लेंगे यहाँ कॉम्बिनेशन, तो ये एक्स और वाई नॉर्मल है। इसका मतलब ये है, मैंने कहा था ये क्रिस क्रॉस वंशाकृतियाँ प्रदर्शित करते हैं। फादर में जीन है तो गया कहाँ पर, ये देखो डॉटर में गया, ये इसकी डॉटर में गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि उनकी पुत्रियों में ये लक्षण जो हैं दिखाई नहीं देंगे, ये उनकी वाहक होंगी। अगर यहाँ मेल को देखो तो मेल सारे नॉर्मल हैं। बच्चों ये आपसे टेक्स्ट फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो कि कोई व्यक्ति वो हीमोफिलिक है और उसका विवाह ऐसी स्त्री से होता है जो एकदम सामान्य है, वाहक भी नहीं है, ठीक। उस स्थिति में उनके संततियों में हीमोफिलिक होने की क्या चांसेस होंगे, आपको कहना है 0, कोई भी हीमोफिलिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको समझ जाना है फादर का जो जीन है वो तो फीमेल में जाएगा। अब वो क्योंकि वाहक भी नहीं है, कैरियर भी नहीं, तो एक ही एच जो है वहाँ कुछ नहीं कर सकता, कोई हीमोफीलिया नहीं होगा। तो आपको लिखना है सभी सामान्य, सभी सामान्य, ठीक है। जब तक दोनों एक्स पे नहीं होगा तब तक ये हीमोफिलिक होंगी नहीं, ठीक है। प्रकृति में नहीं होती अलग बात है, बट अगर आपने यहाँ क्रॉस बना दिया होता तो आपको ये बताना पड़ता कि यहाँ पर जो फीमेल है या जो डॉटर है या जो पुत्री है वो हीमोफिलिक होगी, भले चाहे बुढ़ी अवस्था में इसकी डेथ हो गई, लेकिन है तो हीमोफिलिक ना। ये क्रॉस बताता है आगे संततियों में क्या चांसेस बनती हैं, ठीक है। अगर फीमेल हीमोफिलिक हो जाती तो उसकी डेथ हो जाती। सेकेंड आप देखिए, अगर मैं ये कह देती कि मान लो ये जो है मदर, ये हीमोफीलिया की वाहक है, ठीक, और फादर जो है ये नॉर्मल है, अब क्या स्थिति बनेगी? अब आप तो इसको क्रॉस बना के बताएंगे, लेकिन मैं इसको बताती हूँ इस तरह से, सीधे आपको सोचना है बच्चों, हर चीज़ बना के ड्रॉ करके एक लंबी पेज पे पूरा आंसर करके नहीं देखना, अब आपको सोचना है, ठीक। अपनी सोचने की शक्ति बढ़ाओ और आप सोचो मदर में इसका जीन है तो कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली पुत्रों में जाएगा, पुत्रों में जाएगा तो एक पुत्र में जाएगा ये वाला, एक पुत्र में जाएगा ये वाला। इसका मतलब ये है कि जो बेटे हैं उनमें 50% बेटे जो हैं वो हीमोफिलिक होंगे, या कह दो सारी संततियों में टोटल में से 25% संततियाँ ही जो हैं वो क्या होंगी, हीमोफिलिक। चलो चेक कर लेते हैं, एक्स और एक्स को बनाओ इस तरह, ये एक्स एक्स हो गया ना, देन एक्स एंड वाई हो गया, उसके बाद आप देखिए एक्स एच और एक्स, और ये हो गया एक्स एंड वाई, ठीक है। ये कंडीशन बनती है हमारे पास, एक एक्स और एक्स हो गया, एक एक्स और वाई नॉर्मल हो गया, एक्स एच और एक्स हो गया, एक्स एच और वाई हो गया, ठीक है। अब ये तो बच्चों क्या है, वाहक है, यानी सामान्य, वाहक को कहते हैं सामान्य। जब तक कोई लक्षण प्रदर्शित ना हो तब तक हम उसको कहते हैं ये सामान्य है, ठीक है। ये इसकी वाहक है, प्रदर्शित तो नहीं हो रहा ना, इसलिए इसको आप क्या कहेंगे, सामान्य है ना। इसका मतलब बच्चों ये है कि हीमोफिलिक केवल मेल है, ठीक। तो आप यहाँ पे कहेंगे 50% सन, या फिर आप कह दो 50% सन, या फिर आप कह देंगे यहाँ पर 25% संततियाँ, ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनीज, संततियाँ ये क्या होंगी, हीमोफिलिक, हीमोफिलिक। ये बात समझ में आ रही है? देखो मैंने कहा था ना, अगर टोटल संततियों में देखोगे, पूरे में देखोगे तो केवल एक ही बॉय ऐसा मिलेगा जो हीमोफिलिक होगा, बाकी दूसरे में तो ये वाला जीन चला गया। तो 50% आपको टोटल बॉयज़ में मिल जाएंगे हीमोफिलिक, और नहीं तो कहते केवल 25% संततियाँ होंगी, राइट। चलो एक कंडीशन और बचती है बच्चों, जिसको मैंने आपको इसके पहले भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक हो गया, मान लो कि मदर जो है वो कैरियर है, ठीक, फादर जो है ये हीमोफिलिक है, ठीक। अब इसमें कंडीशन क्या बनती है, तो इसकी कंडीशन निकालो। अब पहले सोचो क्या हो सकता है, ये एक्स एच एक पर है तो 50% तो बॉयज़ में आ जाएगा, क्योंकि एक लड़के में ये वाला जीन जाएगा, दूसरे बॉय में ये वाला जीन जाएगा, तो नॉर्मल हो गया ना। अब आप सोचो इधर भी है तो एक जो है ये तो एक डॉटर में चला जाएगा, ये हीमोफिलिक हो जाएगी ये वाली दोनों, लेकिन ये जब इसके साथ आएगा तो वो नॉर्मल होगी, यानी आप कह सकते हो 50% संततियाँ हीमोफिलिक होंगी बच्चों। या आप ऐसा कह दो कि इसमें 50% है ना, या तो आप ऐसे कह दो 50% बॉय और 50% गर्ल्स, ये सब क्या होंगी, हीमोफिलिक। या तो ओवरऑल कह दो 50% संततियाँ जो है वो क्या होंगी, हीमोफिलिक। इस तरह से हम लोग आंसर कर सकते हैं अलग अलग टाइप से। तो आप देखो यहाँ पे एक्स और एक्स वाला, ये एक पहला एक्स हो गया और ये पहला एक्स एच हो गया, ठीक। चलो दूसरा देखो एक्स एंड वाई नॉर्मल, देन यहाँ देखो एक्स एच और ये एक्स एच बन गई ना फीमेल हीमोफिलिक, और ये दोनों ले लो एक्स एच वाई। तो ये देखो यहाँ पर ये संतति यानी मेल जो है वो क्या है, हीमोफिलिक, और ये क्या है, फीमेल। बच्चों ये भी हीमोफिलिक है। अब आप कहते हो मैम प्रकृति में हीमोफिलिक नहीं होती हैं, तो बिल्कुल सही है, भ्रूणी अवस्था में मृत्यु हो जाएगी, तो आप निकाल लो ना कि अगली पीढ़ी में क्या होने की संभावना है।
तो फीमेल अगर हीमोफिलिक डॉटर हो जाएगी तो ऑब्वियसली भ्रूणीय अवस्था में इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो बताओगे, तो आपको ये कहना है 50% संततियाँ, यानी ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनीज कहते हैं बच्चों, प्रोजेनीज, या फिर आप कह दीजिए 50% बॉयज या सन एंड 50% गर्ल्स, या आप डॉटर लिखेंगे, आर डॉटर आर हीमोफिलिक, इतनी हीमोफिलिक होंगी। मेरे ख्याल में आपको अभी ये बात समझ में आ चुकी है क्रॉसेस आप कैसे बनाएंगे। और आप चेक कर लीजिए क्या आपने इसको सही किया है। सही किया है तो ऐसे कर लो, बढ़िया है, अच्छी बात है। नहीं किया है तो क्या गलती करी बेटा, इस गलती को समझो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमने कितनी गलतियाँ करी, इंपॉर्टेंट ये है क्या वो गलतियाँ हमें समझ में आ गई, क्या हमने उस गलतियों को सुधार लिया, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, चलो ये तो हो गया हीमोफीलिया के बारे में। बच्चों हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे ये एक्स संलग्न लक्षण था। ठीक, एक अलग से आप पॉइंट नोट कर लेना, जो हीमोफीलिया सी होता है वो ऑटोजोमल होता है, यानी गुणसूत्र संख्या 4 पर उसका अप्रभावी जीन होता है। ठीक है, तो बच्चों उसमें जब आप देखोगे ना, तो जैसे मैंने कहा था कि हीमोफीलिया ए 8वें फैक्टर की कमी के कारण है, हीमोफीलिया बी 9वें फैक्टर की कमी के कारण है, लेकिन हीमोफीलिया सी जो है वो यहाँ पर 11वें फैक्टर की अनुपस्थिति के कारण होता है। बस एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिख लो, आपको कोई एक्स गुणसूत्र से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो इसमें लिख लो, यहाँ पर अलग से लिखेंगे, अब इससे कोई लेना देना नहीं है उसका। आप यहाँ लिखो हीमोफीलिया सी, हीमोफीलिया सी का अप्रभावी जीन ऑटोसोमल है, यानी एक्स संलग्न नहीं होगा, ये ऑटोसोम पर होगा, ऑटोसोमल है, जो क्रोमोसोम नंबर 4 पर होता है, क्रोमोसोम नंबर 4 पर होता है। जो क्रोमोसोम नंबर 4 पर होता है, यानी ऑटोसोमल जीन है, ये गुणसूत्र संख्या 4 पर होता है। ठीक, और किस कारक की कमी के कारण है, तो आप आगे लिखिएगा तथा यह है 11वें कारक या 11th फैक्टर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट की कमी से होता है। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट की कमी से होता है। ठीक है, बस इतना ही जान लो आप। होता क्या है ये आप अपने समझने के लिए सुन लो, कहीं आपको जानना नहीं, कहीं आना नहीं है। आप जब ब्रश करते हैं, कई बार ब्रश करते समय जो है ब्लड आ जाता है, या नेज़ल चैम्बर से ब्लड आ जाता है, या यूरिन में ब्लड ट्रेसेस हो जाते हैं, ये सब उसी की कमी है। ठीक है, तो ऐसा कोई खास मतलब एक संलग्न लक्षण नहीं है। चलो बच्चों, इसमें नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे वाई संलग्न लक्षण। वाई संलग्न लक्षण, आप वाई संलग्न लक्षण के नाम लिख लीजिए। इनके जीन वाई गुणसूत्र पे पाए जाते हैं, इसलिए जो है आपको सीधे नाम लिखना है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। वाई संलग्न लक्षण, कौन कौन से वाई संलग्न लक्षण होते हैं इसको लिख लीजिए। नंबर 1, हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस, एक हाइपरट्राइकोसिस है। नंबर 2, जालवत पंजे
या वेब्ड टोज कहते हैं, जालवत पंजे। नंबर 3, TDF टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, वृषण निर्धारक कारक, वृषण निर्धारक कारक। नेक्स्ट, पॉर्क्यूपाइन स्किन होती है और एक केराटोडर्मा डिसिपेटम। केराटोडर्मा डिसिपेटम। केराटोडर्मा डिसिपेटम और एक होता है यहाँ पर पॉर्क्यूपाइन स्किन या शाही। शाही एक एनिमल होता है ना, शाही के समान त्वचा, शाही के समान त्वचा। बच्चों ये सारे जो लक्षण हैं वो वाई संलग्न लक्षण हैं। इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। यानी ऐसे लक्षण जिनके गुणसूत्र या जो लक्षण जिनके जीन किस गुणसूत्र पर हों, वाई गुणसूत्र पर हों, उनको हम कहते हैं वाई संलग्न लक्षण। कौन कौन से लक्षण वाई संलग्न है? हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस क्या होता है बच्चों? हाइपरट्राइकोसिस होता है कर्ण पल्लव पर अत्यधिक रोम का होना, यानी अत्यधिक रोमयुक्त कर्ण पल्लव। आपने देखा है कुछ लोगों के कान पे बहुत बाल होते हैं, इनको कहते हैं हाइपरट्राइकोसिस। हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा, अत्यधिक। ट्राइकॉम मतलब हेयर या रोम होते हैं। तो यानी कुछ लोगों के कर्ण पल्लव पर बहुत ज़्यादा रोम होते हैं, हेयर होते हैं, उनको कहते हैं हाइपरट्राइकोसिस। मीनिंग लिख लो इसका, यहाँ लिखिएगा कर्ण पल्लव पर, यहीं लिखिएगा अत्यधिक रोमयुक्त कर्ण पल्लव। अत्यधिक रोमयुक्त कर्ण पल्लव। ठीक है, एक तो ये हो गया हाइपरट्राइकोसिस। बच्चों दूसरा इसमें आता है जालवत पंजे। जालवत पंजे क्या होता है? आप लोगों ने देखा है कुछ ऐसे भी नर मानव हैं जिनके पैरों की उंगलियों के मध्य जाल होता है। जैसे ये हाथ है ना मेरा, इस फिंगर के बीच में ये थोड़ा सा नीचे की ओर जॉइंट है, यही जॉइंट ऊपर हो जाता है पैरों की उंगलियों के बीच में, तो इसको हम कहते हैं जालवत पंजे। इस लक्षण के जीन भी बच्चों कहाँ होंगे? वाई गुणसूत्र पर। तो मेरे ख्याल में जालवत पंजे समझ में आ रहा है, कोई मीनिंग नहीं नोट करना आपको। ठीक, नेक्स्ट आता है TDF टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर या वृषण निर्धारक कारक। ये भी जैसे फादर से है वही लक्षण जो है ट्रांसफर होता है किसमें? सन में। केराटोडर्मा डिसिपेटम। बच्चों केराटोडर्मा डिसिपेटम मतलब होता है स्किन हार्डनिंग। यानी आप यूँ समझ लो कि कुछ जो है लोगों में त्वचा इतनी ज़्यादा रफ होती है, इतनी ज़्यादा खुरदरी होती है जैसे केराटिन प्रोटीन है, और उसमें भी खास तौर से क्या है? एक्सट्रीमिटीज़ है। मतलब जो उंगलियों के जॉइंट्स हैं, यहाँ उंगलियों के जॉइंट्स हो गए, एल्बो हो गया, ये कोहनी कहते हैं इसको, या जो है टखने हैं, एंकल बोलते हैं, ये जो है बहुत ज़्यादा कठोर होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है कुछ लोगों में, इसे ही हम लोग कहते हैं केराटोडर्मा डिसिपेटम। ठीक, इसको एक्सट्रीमिटीज़ कहते हैं, या जो बाहरी पार्ट है उसका अत्यधिक कठोर हो जाना। ठीक, तो यहाँ लिखिएगा कठोर त्वचा। कठोर त्वचा, उसमें जैसे आ गए क्या कहते हैं इसको? कोहनी, टखने, उंगलियों के जॉइंट्स, उंगलियों के जॉइंट्स, ये आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये जो है बच्चों ये अत्यधिक कठोर केवल एक्सट्रीमिटीज़ के लिए कहा गया है। एक आता है शाही के समान त्वचा। शाही आपने देखा है, इससे ही शाही कहते हैं ना, एक एनिमल होता है पॉर्क्यूपाइन, उसके पूरे शरीर पर कांटे ही कांटे होते हैं। बस कुछ लोगों की त्वचा वैसी होती है जो पूरे शरीर पर छोटे छोटे कांटे जैसी संरचना उभरी होती है बच्चों। तो ये जो संरचना होती है ना, ये इसको कहते हैं शाही के समान है। तो कुछ लोगों की त्वचा ऐसी होती है कि पूरी बॉडी पर जो है वो कांटे जैसे निकले, छोटे छोटे एकदम,
शाही जैसे तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे निकले होते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों, आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों, इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज़ को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसको हम लोग बच्चों यहाँ पे कह देते हैं, ये शाही के समान त्वचा हो गई, यानी पूरी त्वचा ही जो है छोटे छोटे कांटों जैसी दिखती है। ठीक है, तो ये हो गई शाही के समान त्वचा। ये तो हो गए बच्चों वाई संलग्न लक्षण। अब आ जाओ यहाँ पर, एक आता है एक्स वाई संलग्न। एक्स वाई संलग्न, एक्स वाई संलग्न लक्षण क्या होते हैं? देखो, कुछ लक्षण बच्चों ऐसे होते हैं जो एक्स गुणसूत्र पे हैं, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो वाई गुणसूत्र पर हैं, और कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो एक्स और वाई गुणसूत्र दोनों पर होते हैं। क्यों दोनों पर होते हैं? आप लोगों ने पढ़ा है जीन विनिमय अर्धसूत्री विभाजन में, पढ़ा है ना? उसमें आपने देखा है कि वहाँ पर जीन विनिमय होता है, दो समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में खंडों का विनिमय, यही है ना? तो एक्स और वाई में कुछ होमोलॉगस पार्ट होते हैं, समजात भाग होते हैं, वही यहाँ एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं। इससे इस लक्षण के जीन बच्चों एक्स पे भी है और वाई पे भी होगा। ठीक है, कौन से वो लक्षण हैं इनको आप लिख लीजिए। एक लक्षण तो इसमें आता है, एक होता है बच्चों एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा और एक होता है जीरोडर्मा पिगमेंटोजम। तो एक आप लिखेंगे जीरोडर्मा पिगमेंटोजम। जीरोडर्मा पिगमेंटोजम होता क्या है? जीरो मतलब एकदम शून्य, जीरो, डर्मा मतलब त्वचा, एपिडर्मिस लिखते हो ना, वह त्वचा, तो ये त्वचा हो गई। पिगमेंट का मतलब होता है वर्णक। ठीक, यानी किसी की त्वचा पर वर्णक जीरो हो जाए, मतलब कुछ लोगों की त्वचा देखते हो ना सफ़ेद रंग की हो गई है, उसमें से वर्णक निकल गया है, तो बच्चों ये जीरोडर्मा पिगमेंटोजम है। इसको कहते हैं स्किन कैंसर, त्वचा का कैंसर। तो आप लिखिए त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर। ठीक है, दूसरा इसमें आ गया जीरोडर्मा पिगमेंटोजम के बाद बच्चों इसमें नेक्स्ट आता है एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा। क्या होता है इसको भी बताते हैं, पहले आप ऐसे लिखिए एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा। एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा होता क्या है? एपिडर्मिस मतलब त्वचा, लाइसिस मतलब उसका टूट जाना, उसका नष्ट हो जाना, त्वचा का नष्ट हो जाना। तो एपिडर्मिस की यानी त्वचा का नष्ट हो जाना, बुलोसा बुलबुलों की तरह दिखना। जैसे मान लो आप जल जाते हो तो फफोले पड़ जाते हैं ना, छाले, तो छाले बुलबुलों के रूप में नज़र आते हैं ना, बस यही है बेटा यहाँ पर बुलबुले, बुलबुलों के रूप में जो है एपिडर्मिस के नष्ट हो जाने से उनकी त्वचा का बन जाना। तो एपिडर्मिस यानी त्वचा का नष्ट हो जाने से बुलबुलों के रूप में दिखना, यानी फफोले जैसा दिखना। तो इसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा। एपिडर्मिस मतलब त्वचा, लाइसिस मतलब नष्ट होना, बुलोसा मतलब बुलबुलों के रूप में, बस आपको ये याद रखना है। यानी कुछ लोगों की त्वचा आप ऐसे देखिए जैसे वहाँ फफोले पड़े हो चेहरे पे, मतलब कुछ लोग ऐसे दिख जाते हैं, बाकी में त्वचा ऐसी होगी कि मोटे मोटे फफोलों के रूप में निकली हुई है। इसको कहते हैं एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा। ठीक, चलो लिख लो इसको, फफोले युक्त त्वचा। फफोले युक्त त्वचा या फफोले के समान त्वचा। ठीक है, ये दो नाम ही बच्चों आपको पढ़ना है, एक जीरोडर्मा पिगमेंटोजम और दूसरा एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा। ये दो जो है एक्स और वाई संलग्न लक्षण दोनों हैं। चलो आप लोग फटाफट जल्दी से इसको देख के नोट करो। नेक्स्ट में इसमें बातें हूँ लिंग निर्धारण। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन।
लिंग निर्धारण या इसको कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। चलो, सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण क्या होता है बच्चों? देखो, सबसे पहले जो है विल्सन और स्टीवेंस, दो वैज्ञानिकों ने लिंग निर्धारण पर अध्ययन किया और इन्होंने इसे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय आधार कहा। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत कहा। ठीक, किसने? स्टीवेंस और विल्सन ने। ठीक है, यहाँ पर एक्स गुणसूत्र, इसकी खोज बच्चों की थी यहाँ पर हैंकिंग ने, जिसे इन्होंने एक्स कारक बोला था। एक्स फैक्टर है, एक्स कारक है या एक्स गुणसूत्र है, इसकी खोज जो है सबसे पहले किसने की थी? यहाँ पर हैंकिंग ने। आप ऐसे याद रख सकते हो, ये वैज्ञानिक का नाम है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको पढ़ना है बच्चों। ठीक, तो हैंकिंग का मतलब हो गया, जैसे फीमेल है, फीमेल के लिए जनरली कौन सा गुणसूत्र याद आता है? एक्स आता है नाम। इसी तरह एक्स फीमेल ही ज़्यादातर हैंकी का यूज़ करती हैं, तो एक्स गुणसूत्र हैंकिंग ने खोज की। ठीक है, इससे याद रखना, बहुत आसानी से याद रख सकते हो। चलो, अब इसके बाद जो है जो वाई गुणसूत्र है, तो वाई गुणसूत्र भी जो है वो केवल नर में पाया जाता है। यहाँ पे हम लोगों को लिंग निर्धारण का तरीका पढ़ना है, तो सबसे पहले एक्स और एक्स वाई लिंग निर्धारण हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले आपको ये जानना है कि जो एक्स गुणसूत्र मानव की बात करें तो मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी, और टोटल देखें तो दो दो की जोड़ियों में 46 गुणसूत्र ऐसे होते हैं। ठीक, दो दो की जोड़ी में 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं या 46 गुणसूत्र हैं, ये बात समझ आई बच्चों? 46 में से 44 इनको कहते हैं ऑटोसोम या कायिक गुणसूत्र कहते हैं, जो कायिक लक्षणों को इस पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दूसरा देखूँ, जैसे सेक्स क्रोमोसोम, एलोसोम या हेट्रोसोम कहते हैं या लिंग गुणसूत्र कहते हैं, वो XX है फीमेल में और XY है मेल में, है ना? तो X को बच्चों यहाँ हम लोग गाइनोसोम भी कहते हैं और Y को हम लोग एंड्रोसोम भी कहते हैं। जानते हो, अगली पीढ़ी में कोई भी जो बच्चा होगा वो नर होगा या मादा होगा, इसका डिसीजन Y गुणसूत्र करता है। और क्यों? क्योंकि बच्चों Y गुणसूत्र पर SRY जीन होता है, SRY, SRY जीन होता है, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन Y क्रोमोसोम। Y गुणसूत्र पर लिंग निर्धारण क्षेत्र, एक लिंग निर्धारण क्षेत्र होता है, उस पर जो जीन होते हैं ना, वो वाई गुणसूत्र पर उपस्थित जीन को सप्रेस कर देते हैं, इनको निरुद्ध कर देते हैं, इसलिए प्रभाव वाई कहा जाता है, और वो जो लिंग होगा वो क्या होगा? नर हो जाएगा। ये बात समझ आई? तो बच्चों यहाँ पे जो है ना, आपको कुछ XY गुणसूत्र की इन्फॉर्मेशन लिखनी है। SRY जीन याद रखना है, क्योंकि सारी फसाद की जड़ क्या है? वाई है, SRY जीन है। SRY जीन क्या करता है? जो SRY जीन मान लो इतना भाग है, वाई गुणसूत्र इतना बड़ा है, इस पर SRY जीन है इतनी दूर में, ये SRY जीन क्या करता है? एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित जीन को सप्रेस कर देगा, इसके प्रभाव को निरुद्ध कर देगा। तो क्या हो जाएगा? जो अगले जन्म में जो है, अगले जो जनरेशन है, उस जनरेशन में जो भी संतति होगी वो क्या होगी? नर संतति होगी। फसाद की जड़ कौन हो गया? SRY जीन हो गया। ये आपको याद रखना है बच्चों। वाई गुणसूत्र पे सबसे कम जीन पाया जाता है 231, उसमें से केवल 72 जीन ही सक्रिय होते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द जीन क्या है? निष्क्रिय हैं, है ना? ये आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे एक एक पढ़ते चल रहे हैं। चलिए, तो इसमें लिखिए, इसकी खोज किसके द्वारा हुई थी? विल्सन और स्टीवेंस, विल्सन एंड स्टीवेंस। इसे इन्होंने इसको क्या कहा था बच्चों? इसको कहा था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत।
चलिए इसमें जो है नेक्स्ट आता है, अगर हम लोग मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में बच्चों 44 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कायिक गुणसूत्र हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑटोजोम, है ना। ये कायिक लक्षणों को स्थानांतरित करते हैं अगली पीढ़ी में। कैसे, कौन से लक्षण कायिक हैं भाई? जो लक्षण हैं जो लिंग निर्धारण ना करें एक्स और वाई के अलावा, वो सारे कायिक गुणसूत्र के। कायिक लक्षण क्या होता है? आप देखने में आपकी लंबाई क्या है, आप कितने मोटे हैं, आप कितने पतले हैं, आपकी आंखें कैसी हैं, आंखों का रंग कैसा है, त्वचा का रंग कैसा है, त्वचा का टेक्सचर कैसा है, बाल कैसे हैं, बालों का रंग कैसा है, बाल के टेक्सचर क्या है, कौन सा एंजाइम स्रावित होना है, कौन सा हार्मोन स्रावित होना है, वो आपकी बॉडी को डिसाइड करता है वो पतली रहेगी या मोटी रहेगी। आप कितने ज़्यादा सक्रिय हैं ये भी आपके जीन निर्धारित करते हैं। कितना ज़्यादा आपका मानसिक विकास हुआ है, सब जीन निर्धारित करते हैं। बच्चों ये सारे के सारे लक्षण जो होते हैं ना वो कायिक लक्षण हैं, और इन कायिक लक्षण को यही 44 क्रोमोसोम जो हैं अगली पीढ़ी में युग्मक द्वारा स्थानांतरित करते हैं। आप देखो ना, जैसे मान लो टोटल 46 गुणसूत्र हैं, 46 में 44 गुणसूत्र कायिक लक्षण के लिए और 2 जो हैं वो क्या है, लिंग निर्धारण है। ठीक, तो अब आप समझ लो युग्मक बना, तो युग्मक में तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। आधी हो जाएगी मतलब 22 गुणसूत्र रहेंगे, ये तो कायिक लक्षण के लिए जिम्मेदार होंगे अगली पीढ़ी में। और जो एक गुणसूत्र एक्स या फिर वाई होगा ये जो है लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो अब एक युग्मक जो है फादर का है, एक युग्मक मदर का है, दोनों में 23 गुणसूत्र हैं। अब कॉम्बिनेशन में जिसके जीन सामने प्रभावी पड़ जाएंगे वैसा लक्षण क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। यही चीज़ है ना, तो बस आपको इसी को लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य में टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए बच्चों, 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, इस 46 क्रोमोसोम्स में 44 जो होंगे ऑटोजोम होंगे, और जो 1 पेयर होगा या 2 गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होंगे यहाँ, एलोजोम्स। तो 44 क्रोमोसोम्स, इनको हम लोग कहते हैं ऑटोजोम। ठीक है, या इसको कह देते हैं हम लोग कायिक गुणसूत्र हिंदी में, कायिक गुणसूत्र। क्रोमोसोम की हिंदी गुणसूत्र है बेसिकली। अब इसका कार्य क्या है, कायिक लक्षणों का स्थानांतरण। कायिक लक्षण आप समझ गए, लैंगिक लक्षण को छोड़ दो तो सारे लक्षण क्या है, ऑब्वियसली कायिक लक्षण हो गए, है ना। तो कायिक लक्षण हो गए सारे, तो कायिक लक्षणों का स्थानांतरण लिखिए, या कायिक लक्षणों की वंशागति। कायिक लक्षणों की वंशागति। कायिक लक्षणों की वंशागति है। अगला देखते हैं बच्चों, इसमें नेक्स्ट है XX या फिर XY। इनको कहते हैं यहाँ पर, ये इस तरह से प्रेजेंट होंगे 2 की संख्या में, और ये लिंग निर्धारण करते हैं या सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इनको कहते हैं लिंग गुणसूत्र, या इसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम यानी लिंग क्रोमोसोम, या फिर इसको कहते हैं एलोजोम। एलोजोम भी इसी को कहा जाता है, एलोजोम और हेट्रोजोम दोनों अलग अलग है ना। XX और XY, इसे हेट्रोजोम कह देते हैं, हेट्रोजोम। जोमा मीन्स काय होती है। ठीक है, इस तरह से इसको कहा जाता है। जैसे इसका कार्य क्या है, कायिक लक्षणों की वंशागति, वैसे इसका कार्य क्या है, लिंग निर्धारण इसका कार्य है। ठीक, तो ये लिंग निर्धारण करेगा, लिंग निर्धारण। ठीक है, ये इसका कार्य हो गया। बच्चों इसमें से X गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो आपको लिखना है X कारक की खोज किसने की थी, हैंकिंग ने। हैंकिंग, आपको ये हैंकिंग याद रखना है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है हैंकिंग। ठीक है बच्चों, यहाँ से X गुणसूत्र को हम लोग क्या कह सकते हैं, गाइनोजोम। Y गुणसूत्र को क्या कह सकते हैं, एंड्रोजोम। तो आपको नेक्स्ट ऐसे ही लिखना है जैसे X गुणसूत्र है, X गुणसूत्र या X क्रोमोसोम, X क्रोमोसोम। तो X क्रोमोसोम को हम लोग कह सकते हैं दूसरी भाषा में गाइनोजोम। ठीक है,
ऐसे ही वाई गुणसूत्र को या वाई क्रोमोसोम को एंड्रोसोम कह सकते हैं। एंड्रोसोम, ठीक है, ये एंड्रोसोम हो गया। बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो वाई गुणसूत्र है ये एंड्रोसोम कहलाता है और इसमें जीन क्या है, सराई जीन है। ठीक, तो इसमें जीन कौन से प्रेजेंट है, सराई, SRY, वाई इसके लिए ही है, SRY जीन। या आप लिखो वाई गुणसूत्र पर, वाई क्रोमोसोम पर, वाई क्रोमोसोम पर उपस्थित लिंग निर्धारण क्षेत्र, लिंग निर्धारक क्षेत्र, लिंग निर्धारक क्षेत्र होगा। ठीक है, अब लिंग निर्धारण क्षेत्र है, वाई गुणसूत्र पे जीन टोटल कितने होते हैं बच्चों, 231 टू 31। तो कुल जीन की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर, 231 जीन वाई गुणसूत्र पर हैं, इतने जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में मिलेगी, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। अब इसमें से फर्स्ट जो टाइप हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, XX और XY लिंग निर्धारण, फर्स्ट इसका आएगा। तो आप लिखिए फर्स्ट XX और XY प्रकार, XY प्रकार, ये लिंग निर्धारण के अलग अलग प्रकार आपको पढ़ना है। पहली बात तो किस में पाया जाता है, ऑब्वियसली मनुष्यों में होता है, XX और XY प्रकार होता है। ठीक है, अब कैसा होगा इसका एग्जाम्पल लिखिए, पहले ह्यूमन्स है, ह्यूमन्स। कई बार ड्रोसोफिला को इसमें लिख दिया जाता है बच्चों, लेकिन ड्रोसोफिला इसमें लिंग निर्धारण नहीं करता है, बल्कि इसका वाई गुणसूत्र जो होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है, इससे लिखते हैं। तो ह्यूमन्स हो गया, कई बार उसमें ड्रोसोफिला कन्फ्यूजन हो तो मत लिखो, आपसे सीधे जीनिक बैलेंस थ्योरी पे क्वेश्चन आएगा। चलिए अब इसमें आप देखिए, जैसे मान लीजिए इधर जो है फीमेल है, ये हो गई फीमेल, और इधर आपने लिखा मेल। ठीक है, अब ये मानव में आप बता रहे हो, ऑब्वियसली मानवों में ऐसा होगा। तो इसमें जब आप देखेंगे यहाँ आपको इस तरह से मिलेगा, जैसे मान लीजिए ये फीमेल है, तो फीमेल में आपको लिखना है 44 प्लस, या ये कलर बहुत क्लियर नहीं, इससे देख लो, 44 प्लस XX क्रोमोसोम, ऐसा होगा ना। मेल में आप देखेंगे तो ये कैसा होगा, 44 प्लस XY, ऐसा होगा। तो बच्चों जब युग्मक बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, तो आप देखिएगा यहाँ गैमेट्स दो प्रकार के बने, यहाँ गैमेट्स दो प्रकार के बने। कौन से हो गए, पहली बात गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, आप लिखिए 22, ये हो गए 22 प्लस X, है ना, एक प्रकार का गैमेट तो ये बना 22X वाला, और दूसरे प्रकार का जो गैमेट बना वो बना 22 प्लस Y, दूसरे प्रकार का गैमेट ये बन गया। आप देखिए दो अलग अलग प्रकार के गैमेट से युग्मक बन रहे हैं ना भाई, एक X वाला बना, एक Y वाला बना, जिसमें दो भिन्न प्रकार के युग्मक बनते हैं, उसको कहते हैं हेट्रोगैमेटिक है। ठीक है, ये विषम युग्मकी है, या इसको कहते हैं हेट्रोगैमेटिक प्रकार। तो यहाँ आप लिखिए ये हेट्रोगैमेटिक है, यानी आपको ये बताना है इसमें मतलब क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये देखना है किसमें नर हेट्रोगैमेटिक होते हैं। तो आपको यहाँ बताना है किसमें है, मानव में है। अभी आप आगे पढ़ेंगे ग्रास हॉपर, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो गए। अब फीमेल्स में अगर बनता तो कैसा बनता है, इसको भी चेक कर लो। ये देखो फीमेल्स में अगर बन रहा है तो दोनों एक जैसे बन रहे हैं, 22 इसका हाफ करेंगे आप लोग, और प्लस X, ये हो गया एक प्रकार का गैमेट ये, और दूसरा 22 प्लस X, ये वाला लिख दोगे, दोनों सेम टाइप के बन गए ना। यहाँ तो एक X और दूसरा Y वाला बन रहा है युग्मक, और यहाँ युग्मक क्या बच्चों, दोनों एक जैसे, इससे इनको क्या कहते हैं, होमोगैमेटिक, समयुग्मकी। और ये क्या हो गए, ये विषम युग्मकी हो गए, या हेट्रोगैमेटिक कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिखिए होमोगैमेटिक, होमोगैमेटिक। ठीक है, मेरे ख्याल में ये क्लियर है। अब आप ऐसे देखिए, इस वाले युग्मक की मतलब दोनों एक जैसे हैं, कोई भी ले लो आप मान लो इसकी जो है टेंडेंसी इससे संलयित होने की 50% है, मतलब 50% चांसेस होगी कि ये वाला गैमेट इससे फ्यूज करे, और 50% बच्चों चांसेस होगी
कि ये वाला जो गैमेट है वो इससे फ्यूज़ करे। 50% चांसेस यहाँ हैं और 50% चांसेस इसमें होगी। ठीक है बच्चों, काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा कर के उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। यानी 50% चांसेस होते हैं कि ये वाला गैमेट इससे फ्यूज़ करे, या 50% मान लो इसी की बात करो तो ये वाला जो गैमेट है इससे फ्यूज़ करे, 50% चांसेस होती हैं। दैट इज़ वाई द रीज़न इज़ दैट ऑफ बीइंग मेल चाइल्ड इन नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज बी 50%। ठीक है, यानी इन युग्मकों का 50% तक ये प्रायिकता होती है कि इससे फ्यूज़ करे तो ऑब्वियसली फीमेल बन जाएगा, और 50% चांसेस है इस वाले युग्मक से फ्यूज़ कर जाए तो क्या बनेगा, मेल चाइल्ड बनेगा। इससे हम लोग कहते हैं अगली जनरेशन में चाइल्ड मेल होगा या फीमेल होगा, या जो बेबी हो रहा है वो मेल होगा या फीमेल होगा, इसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 50%। और उसके लिए उत्तरदायी कौन है, वाई गुणसूत्र, उसके अंदर उपस्थित स्राई जीन सारे फसाद की जड़। क्यों, क्योंकि वो बाकी की जीन को सप्रेस कर देता है ना। तो अगली पीढ़ी में आपसे पूछा जाए कि अगली पीढ़ी में जो बेबी है उसका मेल होने का या फीमेल होने का चांसेस, या बॉय होगा लड़का होगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो आपको कहना है हमेशा 50%। आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि एक लाइक कपल है और उसके जो है 4 बेटियां हैं, 5वें के बेटा होने की प्रोबेबिलिटी या चांसेस क्या होगी, हमेशा 50%। 5 हो, 100 हो, कौरव हो, पांडव, डजन मैटर, नेक्स्ट जनरेशन में 50% चांस ही मेल की होती है और 50% चांस फीमेल की होती है। या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, 50% चांस कहना है। शायद आपको ये बात समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रही तो समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि वाई गुणसूत्र इसको निर्धारित करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसमें जो है आपको लिखना है 44 + XX, ये क्या बन गई यहाँ पर, फीमेल, यानी आप इसको लिखेंगे मदर। और दूसरा जो है यहाँ पर चांसेस अगर इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो 44 + XY, ये बन गया नर। ठीक है, हमेशा 50% चांसेस हैं। यही रीज़न होता है, या तो आप लिख सकते हैं कि मादा युग्मक के 50% प्रायिकता होती है कि वो एक्स वाले युग्मक से नर के फ्यूज़ करे, या 50% प्रायिकता होती है वाई वाले युग्मक से संलयित हो। इसीलिए अगली पीढ़ी में किसी भी बेबी के बॉय या गर्ल होने की चांसेस क्या होगी, 50%। चलो फटाफट लिख लो, मादा युग्मक के नर युग्मक वाई से अथवा एक्स वाले से संलयित होने की प्रायिकता होने की प्रायिकता 50% होने के कारण 50% होने के कारण अगली पीढ़ी में नर संतति होने की प्रायिकता भी 50% होगी। नर अथवा मादा संतति के होने की प्रायिकता 50% होगी, 50% होगी। ये बात बच्चों समझ में आ गई, 50% ही प्रायिकता होगी, है ना। अब दूसरी चीज़ बच्चों हम लोगों को ये पढ़ना है कि
फीमेल में 2 एक्स गुणसूत्र हैं, नर में क्या है, नर में या मेल में 1 एक्स गुणसूत्र है। तो 1 एक्स गुणसूत्र जो वहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स गुणसूत्र है, और ये एक्स्ट्रा वाला एक्स गुणसूत्र जो है ये क्या होता है, वैकल्पिक रूप से निष्क्रिय हो जाता है। वैकल्पिक रूप से निष्क्रिय होने का मतलब इतना प्रभाव उतना नहीं देता, लेकिन जब युग्मक बनना होता है दोनों एक्स अलग होंगे उस समय ही क्रियाशील हो जाता है। ठीक बात समझ में आई भाई? जब तक दोनों एक्स थे, एक एक्स पे जो लक्षण है वही अपना प्रभाव प्रकट कर रहे हैं, तो दूसरा ज़्यादातर क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन बच्चों जब ये यहाँ पर यूँ समझ लो युग्मक बनाएगा, दोनों एक्स गुणसूत्र अलग अलग युग्मक बनाएंगे, तो ये जो एक्स गुणसूत्र है ये क्या हो जाता है यहाँ पर, ये तब सक्रिय हो जाएगा, क्रियाशील हो जाएगा। तो इस एक्स गुणसूत्र को की खोज सबसे पहले बार और बर्टमैन ने किया था। इसके नाम पर इसको बार बॉडी कहते हैं ना भाई। फीमेल में हमने कहा 44XX है, एक एक्स गुणसूत्र सक्रिय है और एक जो है वैकल्पिक रूप से क्या है, निष्क्रिय हो जाता है। तो इसको कहते हैं बार बॉडी। क्यों कहते हैं? क्योंकि बार और बर्टमैन ने इसकी खोज करी थी। ठीक है, इसी तरह से जो है यहाँ पे मैरी लियोन एक वैज्ञानिक थी, उन्होंने ये बताया कि क्योंकि नर में एक ही एक्स गुणसूत्र है, नर में एक ही एक्स गुणसूत्र है, तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए मादा में एक एक्स गुणसूत्र निष्क्रिय हो जाता है। इसको कहा गया डोजेस कॉम्पनसेशन या लियोन हाइपोथेसिस। ठीक, लियोन परिकल्पना कही गई या डोजेस हाइपोथेसिस। ये डोज था, कहते हैं ना कि एक डोज दे दो अभी सही हो जाएगा, ये बहुत दिमाग खराब कर रखा है इसने, इतनी बदमाशियाँ कर रहा है, एक डोज दे दो अभी देखो दिमाग सही हो जाएगा। बात समझ में आई? डोज का मतलब क्या होता है, बस यही डोज है कि उसको डोज देने के लिए कि नर में भाई एक ही एक्स गुणसूत्र है तो मादा में एक एक्स गुणसूत्र कम हो जाए। मैरी लियोन ने इसकी खोज कर दी थी और उनके नाम पे लियोन परिकल्पना कहा गया, और इसी को जो है यहाँ डोजेस कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन का मतलब क्या होता है, संतुलन, है ना, डोज संतुलन के रूप में दिया गया, डोजेस कॉम्पनसेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो लिखो। आप क्या लिखेंगे इसको आप अपने आप लिख लीजिएगा, मेरी बात को सुनिए। आप लिखिए यहाँ पर मादाओं में 2 में एक एक्स गुणसूत्र, एक एक्स क्रोमोसोम वैकल्पिक रूप से निष्क्रिय होता है, वैकल्पिक रूप से निष्क्रिय होता है, जिसकी खोज बार व बार्टमैन के द्वारा होने पर इसे बार बॉडी कहा गया, इसे बार बॉडी, बार का या बार बॉडी कहा गया। ठीक है, इसे मैरी लियोन द्वारा क्या कहा गया, डोजेस कॉम्पनसेशन, डोजेस कॉम्पनसेशन। डोजेस कॉम्पनसेशन या लियोन परिकल्पना भी कहा गया, लियोन परिकल्पना। लियोन परिकल्पना भी कहा गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट इसमें हम लोग दूसरा टाइप पढ़ते हैं बच्चों। एक हम लोगों ने इसमें पढ़ा XX और XY टाइप, दूसरा इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेकंड ZW और ZZ टाइप या ZZ प्रकार।
ZW ZZ प्रकार इसका क्या होता है? देखो ZW और ZZ प्रकार किसमें पाया जाता है? सबसे पहले तो उदाहरण आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसमें हेट्रोगेमेटिक कौन है ये ध्यान रखना है। तो ये ZW ZZ प्रकार बच्चों पक्षियों में होता है, ठीक, पक्षियों में होता है। इसके अलावा रेप्टाइल समझते हो ना, सरीसृप वर्ग, उसमें होता है। इसके अलावा मछलियों में भी पाया जाता है और इसके साथ साथ मॉथ होता है ना, मॉथ एक कीट होता है, उसमें होगा और तितलियों में भी पाया जाता है। ऑल्दो जो आपसे पूछा गया है वो पक्षियों में बहुत बार आया हुआ है। मानवों में कैसा होगा ये तो इम्पॉर्टेंट है, ही आया हुआ है। यहाँ आराम से नीट डाल दो। अगर हम यहाँ बार बॉडी की संख्या बोले ना, तो बार बॉडी की संख्या कैसे निकालते हैं? आप इसमें अपर साइड में लिखना बार बॉडी की संख्या। बार बॉडी की संख्या अगर निकालनी है तो बार बॉडी की संख्या कैसे निकालते हैं? ये होता है बच्चों नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। जितने एक्स क्रोमोसोम है उससे एक माइनस कर दो, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1, उसमें से 1 माइनस कर दो। जैसे फीमेल्स में मैंने कहा ना 2 एक्स गुणसूत्र हैं, तो 2 में से 1 माइनस कर दो, एक ही बार बॉडी आती है। ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं यहाँ पर, जैसे आप लिख सकते हैं अभी आप लोग डिजीज़ पढ़ोगे वहाँ पे बता देंगे बच्चों। नर में तो बार बॉडी 0 है और मादाओं में बार बॉडी क्या होगी? 1 होगी, ठीक है। मान लो फीमेल्स में कहती ह्यूमन फीमेल, तो ह्यूमन फीमेल में बार बॉडी कितनी हो गई? बार बॉडी 1 हो जाएगी। बार बॉडी ये हो जाएगी 2 - 1 = 1, ठीक, 1 हो जाएगी। ऐसे आप लोग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ेंगे, उसमें आपको मेल्स में भी 1 मिल जाएगा। और ऐसे ही आप लोग टर्नर सिंड्रोम पढ़ेंगे जहाँ ह्यूमन फीमेल्स में भी बच्चों 0 होगा। तो ये क्या है डिजीज़ पढ़ेंगे तब बताएंगे, अभी आपको इतना ध्यान रखना है। चलो ZZ और ZW प्रकार क्या होता है? पहली बात तो किस में होता है? पक्षियों में, ये आपसे पूछा गया है, ये पक्षियों में है। दूसरा जो है क्या कहते हैं, तितली हो गया, तितली है, मॉथ है, मॉथ ये कीट का नाम है। इसके अलावा जो है इसमें पक्षी है, तितली है, मॉथ है, सरीसृप वर्ग है। सरीसृप वर्ग में क्या आता है? सांप आते हैं या लिजर्ड, क्या कहते हैं उसको, छिपकली, है ना, ये सब आते हैं। तो आपको ये लिखना है सरीसृप, मछलियाँ ये सब आते हैं। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, ये पक्षियों पर पूछा गया कई बार, इसको अंडरलाइन करिए और यहाँ डाल दीजिए नीट, ठीक। और जो डायग्राम आपको दिया गया वो डायग्राम आपको उसमें हैन का, पोल्ट्री का दिया गया है, मुर्गे का और मुर्गियों का दिया गया है वहाँ पे डायग्राम। लेकिन आपको सीधे जो है पक्षियों पे उदाहरण पूछा गया है, तो पक्षी तो वो भी हो गए ना, इससे आपको उसको भी रखना है। अब आप देखो इसमें क्या बनता है कॉम्बिनेशन। मान लो कि यहाँ पे मैंने लिया फीमेल और एक हो गया मेल। तो मेल में आप देखेंगे बच्चों, तो मेल में तो ये जो है क्या हो जाएगा 2A + Z, 2A + Z। और फीमेल में क्या होगा? यहाँ पर आपको लिखना है 2A + ZW। अब देखो दोनों अलग अलग प्रकार के लिंग गुणसूत्र हैं ना, ZW यानी फीमेल क्या होगी? हेट्रोगेमेटिक, और मेल क्या होगा? होमोगेमेटिक। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन हेट्रोगेमेटिक है, तो आपको ह्यूमन फीमेल्स दे दिया जाएगा, आपको जो है पक्षियों में दे दिया जाएगा पक्षियों में मेल, या आपको दे दिया जाएगा और ग्रास हॉपर है, या और अलग अलग प्रकार है उसमें आपको बताना है, ठीक है। अब 2A क्यों लिखा गया बच्चों? ये 2A ऑटोसोम है, मतलब द्विगुणित गुणसूत्र है। हर पक्षी में, सांप में, तितली में, मॉथ में, सब में तो अलग अलग गुणसूत्रों की संख्या है, इसे सबके लिए कॉमन लिख दिया गया 2A। और ZW क्या है बच्चों? लिंग गुणसूत्र है, यहाँ भी वही हो गया और ये लिंग गुणसूत्र हो गया। लिंग गुणसूत्र दोनों एक जैसे हैं मेल में, ठीक है। तो अब आपको इसमें बताना है 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक बन जाएगा A + Z वाला और एक बन जाएगा A + W वाला, ठीक। देखो दोनों अलग अलग हैं, इससे इसको हम लोग कह देते हैं ये क्या होंगे बच्चों? यहाँ पर हेट्रोगेमेटिक, ये हेट्रोगेमेटिक है, हेट्रोगेमेटिक, ठीक है। वैसे ही आपको दूसरा यहाँ बताना है, इसमें दोनों ही एक प्रकार का बन जाएगा A + Z, ये बन गया A + Z वाला, ये भी हो गया A + Z। तो आपको दोनों युग्मक एक ही प्रकार के बताने, इसलिए ये क्या हो गया बच्चों? होमोगेमेटिक, इसको कहते हैं होमोगेमेटिक, होमोगेमेटिक।
समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट इसमें देखते हैं। अब इसका जो है आपको बताना है, अगर इसका क्रॉस इससे हो जाता है या इसका क्रॉस इससे हो जाता है तो a प्लस जेड क्या बनाएगा, ओबीसी 2a प्लस जेड टाइप क्या हो गया, ये मेल। और अगर ये वाला इससे हो जाए तो ये हो जाएगा 2a प्लस जेड डब्ल्यू, यानी क्या हो गया, ये फीमेल। तो आपको लिखना है फर्दर, ये हो गई फीमेल और ये हो गया इसमें मेल। ठीक है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन का टाइप किस में प्रेजेंट है बच्चों, बर्ड्स में है ना। हैन का भी डायग्राम दिया गया, उसमें आपको पहचानना है। इसके साथ साथ सरीसृप वर्ग है, मत्स्य वर्ग है और मौत हो गई, तितली हो गई, ये सारे आ गए। चलिए, तो ये तो है आपको इसमें पक्षियों पे पूछा गया है, इसको भी आप नीट डाल दीजिए पक्षियों पे, ये नीट डाल ही दिया आपने। हेट्रोगेमेटिक पूछा गया है यहाँ से, इसको भी आप नीट लिखिए। चलो बच्चों, थर्ड इसमें आता है नेक्स्ट। आप लोगों का जो क्लास है वो इतना आगे तक स्टार्ट हो चुका है। अब नीट का जो पेपर होगा आप लोग देखिएगा, आपके क्लास में पढ़ाए हुए कितने सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट वहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा बच्चों कि आप जो पढ़ रहे हैं बस आपको इतना ही पढ़ना है, बहुत रिसर्च नहीं करनी है। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लो, निकल जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट आपको बताना है एक्स एंड एक्स ज़ीरो टाइप। ये ओ नहीं है, ये ज़ीरो है, इसको याद रखना। ठीक है, एक्स एंड एक्स ज़ीरो टाइप हो गया। ये किस में प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट होगा बच्चों ग्रास हॉपर यानी टिड्डे में, यही डायरेक्ट आपसे पूछा भी गया है। एक्स एंड एक्स ज़ीरो टाइप किस में प्रेजेंट है, टिड्डों में। टिड्डों पे एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि टिड्डे के नर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आपसे पूछा गया था, आपको 23 बताना था। ठीक, कितने गुणसूत्रों की संख्या होगी, 23 क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होंगे। 23 कैसे होंगे, क्यों पेयर में नहीं है, अभी आपको ये बात समझ में आ जाएगी। फिलहाल आप देख लो, टिड्डे हैं, एस्कैरिस है, एस्कैरिस हो गया, एस्केलमिंथीज में आप लोग पढ़ते हैं एस्कैरिस, कॉकरोच तिलचट्टा जिसको बोलते हैं, ये आ जाएगा इसमें, है ना। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया बच्चों टिड्डों में। गुणसूत्र संख्या भी आपसे एम्स में पूछी गई है, बाकी टिड्डों पे डायरेक्ट है, तो आप यहाँ भी लिख लीजिए नीट। यही 3 ज़्यादातर घुमा फिरा के आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए, तो इसमें भी देख लेते हैं। इसमें जो फीमेल है, फीमेल यानी मादा हो गई फीमेल, और ये हो गई मेल। फीमेल में बच्चों आप देखेंगे तो यहाँ बिल्कुल वैसे ही लिखना है 2a प्लस XX, और दूसरे में आपको लिखना है 2a प्लस x ज़ीरो है, ये यहाँ लिख लो, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है। ठीक है, ओ कोई नहीं पड़ेगा इसको। अब आप यहाँ देखिए, जो गैमेट बने ये एक ही प्रकार के बने, a प्लस एक्स, और ये बन गया a प्लस एक्स। ठीक, यहाँ जो गैमेट बने बच्चों ये 2 प्रकार के बनेंगे, एक तो a प्लस एक्स वाला बन जाएगा, a प्लस एक्स इस तरह का बना, और जो दूसरा बना वो a प्लस ज़ीरो, यानी यहाँ पर कोई भी लिंग गुणसूत्र नहीं है। अगर नहीं है तो किस में कन्वर्ट होगा, मेल में। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको ऐसे ही क्रॉसेस बनाने हैं, ये इससे और इसका क्रॉस इससे दिखा दो। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, ये बन जाएगा 2a प्लस XX, 2a प्लस XX। ठीक है, 2a प्लस XX हो गया, क्या हो गया, ओबीसी फीमेल हो गई। और ये क्या होगा बच्चों, 2a प्लस XX, ये वाला हो गया 2a प्लस XX, और ये वाला हो गया यहाँ पे 2a प्लस x ज़ीरो, यानी ये क्या हो गया, मेल। यानी हेट्रोगैमेटिक कौन है, मेल है, ये भी आया हुआ है, इसको आप लिखिए हेट्रोगैमेटिक मेल। 2 तरह के गैमेट बन रहे हैं ना, इससे हेट्रोगैमेटिक कहते हैं, हेट्रोगैमेटिक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, उड़ीसा पीएमटी में कौन हेट्रोगैमेटिक, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक बच्चों, इन तीनों टाइप में देखोगे तो लिंग का निर्धारण निषेचन के समय हो रहा है, इससे इसको सिनगैमिक प्रकार कहते हैं। ये जो तीनों प्रकार है ना, निषेचन के समय ही यहाँ पे लिंग का निर्धारण होता है, इससे इसको कहते हैं सिनगैमिक प्रकार। ठीक है, चलो इसमें देख लो फटाफट। यहाँ एक स्टेटमेंट लिखो, उपरोक्त तीनों में
चलिए इसमें लिखिए उपरोक्त तीनों में बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों, आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। उपरोक्त तीनों में लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण निषेचन के समय होता है या निषेचन के साथ होता है? निषेचन के साथ। इसको क्या कहेंगे? सिनगैमिक प्रकार, सिनगैमिक टाइप कहा जाता है या सिनगैमिक प्रकार कहते हैं। ठीक है, अब इसमें बच्चों अगला हम लोग पढ़ेंगे हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप। ये भी बहुत अपने आप में एकदम भिन्न है, इसको देखिएगा। हैप्लोडिप्लॉइडी 3 तरह से होगा, चौथा लिखो हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप। हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप या प्रकार। चलो, हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप में क्या होता है इसको ध्यान से सुनो बच्चों। इसमें क्या आता है? इसमें आ सकता है टर्माइट यानी दीमक, और इसके अलावा मधुमक्खियाँ आती हैं। कैसे होगा? देखो, मधुमक्खियों में क्या होता है कि जो मधुमक्खियाँ हैं ना, इसमें अगर निषेचित अंडे से विकसित हुए हैं तब तो वो सारी फीमेल होंगी, और अनिषेचित अंड कोशिकाओं से विकसित हों तो ये सारे क्या हो गए? मेल। यानी मेल जो है डायरेक्ट पार्थिनोजेनेटिकली डेवलप होकर के ये बन जाता है। ये अनफर्टिलाइज्ड है, मतलब निषेचित अंडों से नहीं बना, अनिषेचित अंडों से डायरेक्ट विकसित हो गया है। जो अंडे निषेचित हो गए वो तो फीमेल है, और जो यहाँ पर अनिषेचित रह जाएं उनमें से जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे? मेल। ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पर, अब जो निषेचित अंडे जो फीमेल बना रहा है, अगर ये रॉयल जेली या बहुत अधिक पोषक युक्त पदार्थों का ग्रहण करता है तब तो ये क्या हो जाएंगी? रानी मक्खी या क्वीन बी हो जाएगी। और इसके अलावा अगर ये सामान्य पोषण ले रहा है तो ये वर्कर्स और इन सब में आ जाते हैं। ठीक है, जैसा कार्य है वैसा इसका नाम रख दिया जाता है, ये अदर काम करेंगे। ठीक, इसका मतलब ये जो क्वीन बी होती है निषेचन में केवल यही भाग लेगी, वर्कर्स भाग नहीं लेते। ठीक है बच्चों, इसमें एक स्टेटमेंट कहा जाता है कि जो नर मधुमक्खी है, ना इसके फादर होंगे ना इसका बेटा होगा, लेकिन इसके ग्रैंडफादर होंगे और ग्रैंडसन होगा। आप इस बात को ध्यान से समझो। एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि जो नर मधुमक्खी होती है, ना तो इसके फादर होंगे, ना इसका पिता होगा, ना पुत्र होगा, बल्कि इसके ग्रैंडफादर यानी दादा और पोते होंगे। कैसे होंगे ये क्रॉसेस यहाँ बनाने के बाद फिर हम लोग बताएंगे, और इसमें आपको क्रोमोसोम नंबर भी देखना है। ठीक, अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो मिसलेनियस में आप पीछे देख लीजिएगा। लेटेस्ट एनसीईआरटी तो चैप्टर में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी, मतलब कुछ हैप्लॉइड्स हैं, जो नर हैं वो हैप्लॉइड अगुणित हैं, और जो यहाँ पर फीमेल्स हैं वो क्या है? द्विगुणित है, डिप्लॉइड। इसे हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप दिया गया है। आप एग्जाम्पल लिखो इसमें, मधुमक्खी और दूसरा इसका उदाहरण होगा टर्माइट्स, कहते हैं दीमक को। ठीक है, तो मधुमक्खियों की अगर हम लोग बात करें, इसी का उदाहरण लें, तो सबसे पहले हम लोगों को इस तरह से बनाना होगा। जैसे मान लो, हाँ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मधुमक्खी है, ये एग प्रोड्यूस करती है। एग प्रोडक्शन में जो अनफर्टिलाइज्ड एग है ना, अनिषेचित है, जो अनिषेचित अंडे होंगे उनसे विकसित होगा नर, यानी नर अनिषेचित अंडों से पार्थिनोजेनेटिकली डेवलप होकर के नर बना लेगा। बच्चों, इसको हम लोग ड्रोन भी कहते हैं। ये हो गया ड्रोन। ठीक है, सेकंड टाइप क्या होगा? अब ये निषेचित हो गए अंडे, निषेचित अंडे हो गए। इन निषेचित अंडों से जो विकसित होगा वो क्या होगा? यहाँ पे फीमेल यानी मादाएं। इन मादाओं में भी जो रॉयल जेली पे फीड करती हैं और एक सामान्य होंगी,
है ना। सामान्य पोषण अगर आप लिखेंगे, जो सामान्य पोषण पर हैं, सामान्य पोषण ग्रहण करती हैं, ये तो सारे बनाते हैं वर्कर्स, कार्यकर्ता हो गए, वर्कर्स हो गए ये, ठीक है, वर्कर्स, ये वर्कर बन गए। वर्कर में स्काउट हो सकता है, वर्कर में नर्सेज हो सकती हैं, वर्कर में डिफरेंट टाइप के सोल्जर्स वगैरह आप देते हो, जिसका जैसा काम है। मतलब ज़्यादा इधर उधर काम कर रहे हैं उनको स्काउट कह दो, सुरक्षा दे रहे हैं इनको सोल्जर्स कह दो, पोषण प्रदान कर रहे हैं इनको नर्स कह दिया जाता है। तो ये सारे एक्चुअली वर्कर्स में आ जाते हैं। और जो यहाँ पर रॉयल जेली या क्या कहोगे, रॉयल जेली पे फीड करने वाले, रॉयल जेली, इंग्लिश में कई बार आपको रॉयल जेली दे दिया जाएगा, यानी अत्यधिक पोषण, अत्यधिक पोषण, मतलब पोषक पदार्थ जो है वो ज़्यादा मिल जाए तो ये क्वीन बी में कन्वर्ट हो जाता है। रानी मक्खी या क्वीन बी, रानी मक्खी या क्वीन बी। तो रानी मक्खी जो है ये या क्वीन बी जो है ये फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन जो वर्कर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। ये जो है निषेचन में भाग लेंगे। ये बात समझ में आ गई। चलो अब अगर मैं ये बोलती हूँ कि मान लो रॉयल जेली से फिर रानी मक्खी है, तो बच्चों ये रानी मक्खी जो है ये अगर अंडे देती है, ठीक है, तो फिर से इसमें आपको बताना है कुछ अनिषेचित रह जाएंगे। और ये ड्रोन जो यहाँ पर माइटोसिस के द्वारा, माइटोसिस के द्वारा ये क्या बनाते हैं, यहाँ पर स्पर्म बनाते हैं, या क्या कहते हैं, शुक्राणु बनाते हैं। ये स्पर्म बनाएंगे। ये स्पर्म जो है इन अंडों से अगर निषेचन होता है तो निषेचन के पश्चात जो है ये जो है निषेचन हो गया, और निषेचन के पश्चात ये बना देंगे ऐसे। अगर निषेचन है तो यहाँ लिखेगा निषेचन, निषेचन के पश्चात ये क्या बना देंगे यहाँ पर फिर से फीमेल, ठीक। और जो अनिषेचित रह गया है, अनिषेचित, अनिषेचित रह गया है वो क्या बना देगा यहाँ फिर से नर बना देगा, मेल, ठीक है। अब आप ये देखो जो फीमेल्स होती हैं 2n = 32, टोटल 32 क्रोमोजोम है। ये 32 क्रोमोजोम जो है वो 16 पेयर्स होते हैं, ठीक है। यानी फीमेल्स में बच्चों क्या हो जाएगा, ये 2n है डिप्लॉयड, और ये हो जाएगा 32। ये क्या है, ये तो हैप्लॉयड है, सिंगल से बना हुआ है, इससे n = 16। ये बात समझ में आई। हैप्लो डिप्लॉयडी टाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मेल हैप्लॉयड और फीमेल क्या है, डिप्लॉयड है, ठीक है। n की वैल्यू इधर 16 है और इधर n की वैल्यू क्या है, 2n की वैल्यू क्या है 32, मतलब दो की जोड़ियों में उपस्थित हैं। और ये सिंगल है क्योंकि निषेचन नहीं हुआ दूसरे गैमेट से, ठीक है। अब अगर मैं ये कह दूं कि नर के ना कोई फादर हैं और ना ही नर का कोई जो है बेटा है, बिल्कुल सही। आप इधर देखो, ये मान लो बना नर, इस नर के क्या कोई फादर हैं, ये निषेचन से तो बना नहीं, ये नर है, इसके कोई फादर तो है नहीं क्योंकि अनिषेचित अंडों से बना हुआ है, और ना ही इसका कोई सन है, ठीक, क्योंकि कोई भी जो नर मधुमक्खी है वो नर मधुमक्खी निषेचन से तो बन नहीं रही है, केवल अब अनफर्टिलाइज्ड एग से बन रही है। इससे ना इसका कोई फादर होगा और ना ही उसके कोई बेटे होंगे, लेकिन इसका ग्रैंडफादर होगा और ग्रैंडसन भी होगा। कैसे ग्रैंडसन होगा, ये देखो यहाँ पे ये शुक्राणु है ना, ये इन अंडों को निषेचित कर रहे हैं, इन अंडों के निषेचन के पश्चात बन गई फीमेल, ठीक। अब इस फीमेल का जो सन होगा अनफर्टिलाइज्ड एग से ये एग देगी, और एग क्या हो जाएगा फिर से अनिषेचित, अनिषेचित, अनिषेचन, ठीक। ये अनिषेचन से बने हुए हैं और ये बन गए नर। इसका मतलब ये नर जो है वो इसके क्या हो गए, ग्रैंडसन, मतलब पोते हो गए, और इसके इस नर के क्या हो गए, ये पोते हो गए, और इस नर के जो है वो क्या हो जाएंगे, ये ग्रैंडफादर भी होंगे। लेकिन इसके कोई खुद के फादर नहीं है क्योंकि खुद ही अनिषेचित अंडों से विकसित है, इसीलिए इसका कोई बेटा भी नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो आपको ये बताना है नर मधुमक्खी का ना कोई फादर होगा ना कोई बेटा होगा, क्यों, क्योंकि सभी अनिषेचित अंडों से विकसित हैं, ठीक है। ये रीज़न आपको लिखना है। और दूसरा आपको लिखना है लेकिन ग्रैंडफादर होगा और ग्रैंडसन होगा, क्योंकि जो इसकी मदर होगी उसके तो फादर हैं और उसी के क्या हो जाएंगे, ग्रैंडसन भी होंगे, है ना। तो आपको नेक्स्ट बच्चों इसी तरह से लिखना है। इस नर के लिए ये वाला जो नर है, मान लो ये नर है ना, इसमें शुक्राणु है, निषेचन हुआ, अनिषेचित अंडों से ये नर बना, तो आपको बताना है ये जो है इसका क्या हुआ,
ये इसका पोता या ग्रैंडसन है, ग्रैंडसन। अगर एरो इधर बना दो, ग्रैंडसन या इसको कहते हैं इसका पोता हुआ ये, ठीक है। और इसी तरह से जो है इसके ये ग्रैंडफादर हो गए, ऑब्वियसली ये ग्रैंडफादर है। अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊं तो ये हो गया ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ठीक। लेकिन किसी भी ड्रॉन का ऐसे आप लिखिए ड्रॉन या नर, और यहाँ लिखना है नो सन और फादर। क्यों ऐसा है, रीज़न आपको बताना है। अनिषेचित अंडों से विकसित, अनिषेचित अंडों से विकसित, अंडों से विकसित, अनिषेचित अंडों से विकसित है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये अच्छे से समझ में आ गया। अब एक चीज़ ध्यान रखो, क्योंकि ये यहाँ पर लिंग निर्धारण नर में जो होता है ये निषेचन से पूर्व हो जाता है, इसलिए इसको बच्चों हम लोग कहते हैं प्रोगैमिक प्रकार। और क्योंकि यहाँ पर निषेचन के पश्चात जो है वो लिंग निर्धारण होता है, क्वीन बी कौन बनेगी, इसलिए इसको हम कहते हैं एपिगैमिक प्रकार। बात समझ में आ गई। तो आपको नेक्स्ट यहाँ लिखना है प्रोगैमिक, 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 और दूसरा होता है एपिगैमिक। नर में लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण प्रोगैमिक है, एपिगैमिक है। नर में लिंग निर्धारण निषेचन से पूर्व, निषेचन से पूर्व। और एपिगैमिक में लिखिएगा मादाओं में लिंग निर्धारण निषेचन पश्चात, निषेचन पश्चात, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एपिगैमिक, ठीक है। ये इतना ध्यान रखो। चलो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू।